हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज का अपना टॉपिक है रिप्लेसमेंट मॉडल। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए। रिप्लेसमेंट मॉडल्स इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ यूज्ड इक्विपमेंट और यूज्ड एसेट विद द सब्स्टिट्यूट, मोस्टली अ न्यू इक्विपमेंट और न्यू एसेट फॉर बेटर यूसेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखिए अपने को रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए उसका रीज़न क्या है। रीजन इज द एसेट वैल्यू और द इफिशियंसी ऑफ एन एसेट इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द पासेस ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम द मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट और एसेट ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द पासेस ऑफ टाइम। क्या है, क्या बोला है यहाँ पे, देखिए कुछ सर्टन ड्यूरेशन के बाद जो भी अपना एसेट है या फिर हम इक्विपमेंट बोलेंगे या फिर उसको मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ सर्टन ड्यूरेशन के बाद उसकी जो इफ़िशियंसी है उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दिन पर दिन क्या होता है, बढ़ता जाता है। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एसेट को या फिर उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को क्या करना पड़ता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, इफिशियंसी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये दोनों भी जो है वो क्या है, एक दूसरे को ऑपोजिट है। यानी कि इफिशियंसी क्या होती है, दिन पर दिन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, दिन पर दिन जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है एसेट का या फिर मशीनरी का, वो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, दिन पर दिन बढ़ता जाता है। यहाँ पे क्या है, इफिशियंसी और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों भी क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन पर्टिकुलर टाइम द मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी वेरी हाई, सो यू नीड टू डिजायर टू रिप्लेस ओल्ड एसेट विद द न्यू वन। फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। क्या बोला है यहाँ पे, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, दैट इज when we need to replace the old asset with the new one, it is called the optimum replacement period। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड फाइंड आउट करना है, क्योंकि उस वो पर्टिकुलर पीरियड पे हम क्या करेंगे, जो अपना ओल्ड एसेट है, ओल्ड अपना मशीनरी है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो कंसेप्ट है हम क्या करते हैं, अभी विथ एग्जाम्पल इसको समझ के लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और रिप्लेसमेंट के कौन कौन से मॉडल्स है। ठीक है, तो देखिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, इफ द रनिंग ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ सिलेक्टेड ईयर, देन रिप्लेस एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये ऐसे थ्योरेटिकल ध्यान में रखना है, ये जब मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी उस टाइम पे आपको ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो क्या देखेंगे, रिप्लेसमेंट मॉडल्स। तो देखिए यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल्स के, 3 टाइप्स है। पहला वाला टाइप देखिए क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटेरियोरेट, दैट इज हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विथ टाइम, इग्नोरिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द पीरियड। और देखिए सेकंड रिप्लेसमेंट मॉडल क्या रहेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विथ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी आल्सो चेंजेस विथ द टाइम। और थर्ड रहेगा यहाँ पे ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पहला वाला, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटेरियोरेट, दैट इज हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस विथ टाइम। क्या हो रहा है यहाँ पे, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, और यहाँ पे हम देखिए जो भी मतलब वैल्यू रहेगी, वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द पीरियड वी आर इग्नोरिंग हियर। ठीक है, तो चलिए हम अभी फर्स्ट मॉडल जो है उसका एग्जांपल देखते हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल देखिए, पहला वाला मॉडल देख रहे हैं हम, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटेरियोरेट, दैट इज हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विथ टाइम,
इग्नोरिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द पीरियड। अभी देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹10,500 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू यानी कि रीसेल वैल्यू इज ₹500। द मेंटेनेंस कॉस्ट फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस आर एज फॉलोज। क्या दिया है यहाँ पे? द कॉस्ट ऑफ मशीन का कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 10,500, ठीक है। और उसका रीसेल, उसी मशीन का रीसेल वैल्यू कितना रहेगा? कितना दिया है? 500। अभी देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए 8 साल का डिस्क्रिप्शन दिया है, ईयर्स दिए है 1 to 8 और हर एक साल का यहाँ पे क्या दिया है? मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मशीनरी का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहेगा? 300, सेकेंड ईयर में कितना? 500, थर्ड ईयर में 700। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल दिया है अप टू 8th ईयर, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, ठीक। तो चलिए अभी हम निकालते हैं इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए अपने इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है? मशीन का कॉस्ट दिया है जो कि कितना है? 10,500 और उस मशीनरी का क्या दिया है? स्क्रैप वैल्यू दिया है, वो कितना है? 500, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आगे कहीं पे भी नहीं बोला है कि वो जो रीसेल वैल्यू है वो चेंजेस होती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। यानी कि पूरे 8 साल तक वो जो मशीनरी है उसका रीसेल वैल्यू कितना रहेगा? 500 ही रहेगा, ठीक है। अभी हम करेंगे इस एग्जाम्पल को सॉल्व। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा सॉल्यूशन में? हियर रीसेल वैल्यू इज 500 विच इज सेम फॉर ऑल 8 ईयर्स, देर इज नो चेंज इन द रीसेल वैल्यू। अभी देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस प्राइस माइनस रीसेल वैल्यू। तो परचेस प्राइस कितना दिया है अपने पास? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कितना है परचेस प्राइस? 10,500। तो यहाँ पे लिखा मैंने परचेस कॉस्ट 10,500 माइनस रीसेल वैल्यू कितना है? 500। तो ये अपना पास कितना आ गया? डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना आ गया? 10,000। तो चलिए अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसमें हम सब ये वैल्यू सभी पुट करेंगे। 7 कॉलम बनाने हैं। पहला वाला कॉलम में हम क्या लिखेंगे? ईयर ऑफ सर्विस। कितने ईयर का दिया है यहाँ पे? 8 ईयर का दिया है। उसके बाद में सेकंड कॉलम कौन सा रहेगा अपना? रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू देखिए अपने पास क्या दिया था? 500, जो कि पूरे 8 साल के लिए सेम वैल्यू रहेगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे? सेकंड जो कॉलम है रीसेल वैल्यू का, उसमें हमने 500 यहाँ पे पूरे 8 साल तक लिखा है, ठीक है। और थर्ड क्या लिखा है अपना? डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का हमने फार्मूला क्या यूज़ किया? परचेस प्राइस माइनस रीसेल वैल्यू। परचेस प्राइस अपने पास कितनी थी? 10,500 और रीसेल वैल्यू कितनी थी? 500। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना मिल गया था? 10,000, ठीक है। और 10,000 में पूरे 8 साल तक वही वैल्यू रहेगी उसकी। उसके बाद में हमें क्या दिया? देखिए फोर्थ कॉलम कौन सा है? एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हमने कहाँ से लिखा? ये देखिए एग्जाम्पल में एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है हर एक साल के लिए। फर्स्ट के लिए 300, सेकंड ईयर के लिए 500, यार पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो वही वाला वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ कॉलम कौन सा है अपना? क्यूमुलेटिव ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी है ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए कॉलम नंबर 3 कौन सा है अपना? डेप्रिसिएशन कॉस्ट। और कॉलम नंबर 5 कौन सा है अपना? क्यूमुलेटिव ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 5, तो उनका जो हम एडिशन करेंगे वो आ जाएगा अपना टोटल कॉस्ट, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या निकालना है? एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? 6 नंबर का कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर का कॉलम, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं? वैल्यूज़ निकालते हैं। पहले हम ईयर तो लिख के लिया है, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया है रीसेल वैल्यू, ये आ गया अपना डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये आ गया अपना एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। और अब हम निकालेंगे
क्यूमुलेटिव ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए जो पहला वाला वैल्यू रहेगा वो कैसे लिखेंगे हम, एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 300 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 300 प्लस 500 कितना आ जाएगा ये 800, 800 प्लस 700 कितना आ जाएगा 1500, 1500 प्लस 1000 कितना आ जाएगा ये 2500। नेक्स्ट देखिए 2500 प्लस 1400 तो ये कितना आ जाएगा 3900। अभी देखिए 3900 प्लस 1900 तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 5800। ठीक है, अभी देखिए 5800 प्लस 2400 तो ये अगर टोटल निकालते हैं कितना आ जाएगा 8200। ठीक है, और 8200 प्लस 3000 यानी कि ये कितना आ जाएगा 11200। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला यहाँ पे क्यूमुलेटिव ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए 300 पहला वाला जो वैल्यू रहता है वो एज इट इज़ लिखा, उसके बाद में 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 700 1500। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐड करते जाना है और क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉलम नंबर 3, ये है अपना कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 5। ठीक है, इन दोनों का एडिशन यानी कि टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 10300। ये कितना आ जाएगा 10800। ये आएगा 11500। नेक्स्ट आएगा अपना 15800। ये आ जाएगा 18200 और लास्ट में देखिए कितना आएगा ये 21200। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल कॉस्ट। अभी देखिए लास्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालना है। तो देखिए ये कॉलम डिवाइडेड बाय ईयर, तो 10300 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 10300। अभी देखिए 10800 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 5400। नेक्स्ट क्या आएगा, अभी देखिए 12500 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा ये 3125। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 2780। ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगा अपने पास 2600। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, एवरेज एनुअल कॉस्ट निकाला। देखिए यहाँ पे मैंने मतलब कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 5 एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, कॉलम नंबर 6 यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो देखिए अभी हमें क्या चेक करना है, जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, लिस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है 10,000, ये 5,000, 3,000, 3,000, ये यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट के 4 वैल्यूज है वो 2,000 के इसमें आ रहे। तो इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2600। 2600 तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 2600 यहाँ पे कौन से ईयर में मिल रहा है, हमें 7th ईयर में मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नाउ फाइंड आउट द मिनिमम एवरेज एनुअल कॉस्ट। मिनिमम एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना आ गया अपने पास
2600। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, दिस एवरेज फॉल्स अंडर द 7th ईयर। ये जो मिनिमम वैल्यू थी इस कॉलम में एवरेज एनुअल कॉस्ट में मिनिमम वैल्यू कौन सी मिल गई हमें 2600। कौन से ईयर में मिली, 7th ईयर में मिली। ठीक है, तो सिलेक्टेड ईयर कौन सा अपना 7th ईयर है। एनुअल कॉस्ट कितना है 2600। दिस एवरेज फॉल्स अंडर 7th ईयर, दिस इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे, 7th ईयर को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। यानी कि 7th ईयर के एंड में हमें क्या करना है, उस मशीनरी को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर ईयर द एवरेज एनुअल कॉस्ट इज लीस्ट, दैट इज मिनिमम, सो दिस ईयर इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। Now check with the replacement policy after finding the optimum replacement period. Optimum replacement period हमें क्या मिल गया है, 7th ईयर मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट पॉलिसी को चेक करेंगे। तो देखिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है, इफ द रनिंग ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी कि अभी करंट सिलेक्टेड ईयर कौन सा अपना 7th ईयर है, नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा 8th ईयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यानी कि यहाँ पे 8th ईयर है, is more than the average annual cost of selected year then replace at the end of the selected year। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड ईयर कौन सा था अपना 7th ईयर था। और यहाँ पे हमें देखिए दो चीज़ें कंपेयर करनी है। पहला वाला क्या है, नेक्स्ट ईयर यानी कि 8th ईयर का क्या चेक करना है हमें, मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी देखिए अपना पास ये जो टेबल है ये अपना करंट सिलेक्टेड ईयर कौन सा है 7th ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा 8th ईयर। 8th ईयर का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हमें चेक करना है। तो देखिए 8th ईयर का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है 3000 है। ठीक है, उसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है, जो अपना सिलेक्टेड ईयर है, सिलेक्टेड ईयर का एनुअल कॉस्ट, अपना सिलेक्टेड ईयर का एनुअल कॉस्ट कितना है 2600। यानी कि ये क्या है नेक्स्ट ईयर का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट और ये क्या है सिलेक्टेड ईयर का एनुअल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और उनमें क्या होना चाहिए, ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर का, इट शुड बी ग्रेटर। देखिए अपने पास सिलेक्टेड ईयर कौन सा था 7th ईयर, 7th ईयर्स एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना था 2600 और नेक्स्ट ईयर्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था 3000। तो यहाँ पे क्या था, इट शुड बी मोर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 3000 इज ग्रेटर देन 2600, देयरफॉर हमें आउटपुट क्या मिल गया यहाँ पे, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड इन द 7th ईयर। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है।